हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्ज़ाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है कि इनमें से किस पोषक तत्व की पौधों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही क्लियर है, समझ वाली है कि यहाँ पर जो है 4 तरह के जो है तत्व दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इनमें से किस पोषक तत्व की पौधों को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। देखिए जिन बच्चों ने लास्ट चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा, क्योंकि वहाँ पर वृत्त पोषक और जो है लघु पोषक के बारे में हमने पढ़ा था और वो काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको नॉलेज आपको ज़रूर होगा कि पौधों को अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। द क्वेश्चन है विच ऑफ द nutrient is required by plants in large quantity. Which of these nutrient is required by the plants in a large quantity? You know that option here: A लोहा, B जिंक, C पोटाशियम, D मैग्नीज। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो अधिक मात्रा की बात कर रहा है यहाँ पर। देखिए लोह पदार्थ जो है पौधों को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि वित्त पोषक में ये आता है, यानी सूक्ष्म पोषक में ये आता है। ठीक है, लोहा जो है सूक्ष्म पोषक में आता है, जिंक भी जो है सूक्ष्म पोषक में आता है और मैग्नीज भी सूक्ष्म पोषक में आता है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो पोटाशियम जो है वित्त पोषक में आता है, और वित्त पोषक का मतलब होता है जिसको अधिक मात्रा में पौधों की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब पोटाशियम होगा। पोटाशियम जो पौधों में अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, बड़ी मात्रा में दी जाती है। देखा जाए तो पोटाशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। देखिए पोटाशियम एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, जिसका अर्थ है पौधों को बड़ी मात्रा में पोटाशियम की आवश्यकता होती है। मैंने कहा था ना कि मैक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दो तरह के न्यूट्रिएंट हैं, और इसका टेबल भी जो है एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है, क्योंकि इसके अंतर्गत एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है। इसलिए त्रिपाण सेंटर ने आपके समक्ष यहाँ क्वेश्चन ये रखा है, तो ये महत्वपूर्ण भी यहाँ पर बन जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि जो पोटाशियम जो है अधिक मात्रा में पौधों में दी जाने वाले पोषक तत्व है, तो ऑप्शन जो है सी आपका यहाँ सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ये आपका जो है रीजनिंग के अंतर्गत है, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में जो है 4 क्वेश्चन रीजनिंग की आते ही आते हैं, तो वो आपको करना है अच्छे से। ठीक है, रीजनिंग का रीजन्स पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे समक्ष भी ऐसे क्वेश्चन आए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन यही बोलता है, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, अभी कथन की बात करें, तो कथन ये कहता है किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है। क्या किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य हो सकता है? यहाँ पर कारण ये बताया जा रहा है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी ऊर्जा और शरीर में जड़त्व नहीं। देखिए ये किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्वता और शरीर में मौजूद पदार्थ की माप होती है। तो यहाँ पर ये किस बात की तरफ इशारा कर रहा है? देखिए समझना यहाँ क्वेश्चन को बहुत ज़रूरी है, कि यही चीज़ इम्पोर्टेंट होता है। द मार्क्स ऑन ऑब्जेक्ट अवे जीरो, द मास ऑफ ऑन ऑब्जेक्ट इज अवे जीरो द एक्सेलरेशंस एंड रीजंस हियर द मार्क्स ऑन ऑब्जेक्ट इज द मेजरिंग ऑफ इट्स इनिशिया एंड द सब्सटेंस कंटेनिंग बाय द बॉडी। You know that question is very interesting. तो ऑप्शन 3 टाइप्स here। पहला ऑप्शन आपको हमेशा यही बताएगा कि दोनों ए और आर जो है सत्य हैं और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। हमेशा ऑप्शन यही रहता है, ऑप्शन की कोई दो राय नहीं है। बी कह रहा है दोनों ए और आर जो है सत्य है, आर जो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी कह रहा है ए सच है लेकिन जो है आर गलत है। डी कह रहा है ए गलत है लेकिन आर जो है सही है। तो यहाँ पर आपको यहाँ क्वेश्चन को समझना है। देखिए किसी वस्तु का द्रव्यमान हमेशा शून्य होता है, तो आपको मैं एक बात बता दूँ, किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़त्वता और शरीर में मौजूद पदार्थ की माप होती है। समझ में आया बात? किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी शून्य नहीं होता है। इसका मतलब हमारा ए जो है अभी कथन वो गलत चला गया। तो देखिए किसमें ए गलत है? ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, तो डी में है।
डायरेक्टली आंसर जो है डी आ जाएगा। और आपको दूसरी बात पता होना चाहिए कि हमारा कभी भी जो है द्रव्यमान शून्य नहीं होता है, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण होता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जड़ता और शरीर में मौजूद पदार्थ की माप होती है। तो इसका मतलब आर सही है, तो आप ऑप्शन डी के साथ जा सकते हो। ए गलत है लेकिन आर सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि अभिकथन क्या है। देखिए अभिकथन सजेशन ये कह रहा है कि जब ठोस को ऊष्मा ऊर्जा प्रदान की जाती है तो वो पिघलने शुरू कर देता है। बात सही है, अगर किसी ठोस को अगर हम ऊष्मा देते हैं तो वो पिघलना शुरू कर देता है। कारण क्या बता रहा है कि ठोस कण गर्मी ग्रहण कर लेता है। जो ठोस कण होते हैं जल्दी ही गर्मी ग्रहण कर लेते हैं और पिघलने में उनको मदद करते हैं। तो क्वेश्चन तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग है, समझ वाली है। Solution here, when the heat energy supplied to the solid, it will start to the melting. And reason here, solid particle take up the heat and help in the melting. You know that question is interesting. When the heat energy is supplied to be the solid, it will start a melting. And reasons here, solid particle take up the heat and help in the melting. तो देखा जाए तो यहाँ क्वेश्चन काफ़ी महत्व रखता है और समझने वाला भी है। तो ये दोनों बातें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन तो आपका वही रहेगा। पहला बताएगा ए और आर सत्य है, लेकिन आर जो है ए की सही स्पष्टीकरण है। दूसरा कहेगा यही कि ए और आर सत्य है, लेकिन आर जो है ए का सही पुष्टिकरण नहीं कर पा रहा है। और सी कहता है कि ए तो सत्य है लेकिन आर गलत है। डी कहेगा ए गलत है आर लेकिन आर सही है। तो ये ऑप्शन तो आपको सभी के साथ मिलेंगे, लेकिन आपको यहाँ समझना है कि क्या अभिकथन सही है कि जब ठोस को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वो पिघलना शुरू कर देता है। तो ये बात समझने वाली। देखिए जब ठोस को ऊष्मा ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है तो ठोस कण उन्हें आपूर्ति की गई ऊष्मा ग्रहण कर लेते हैं और कंपन करने लग जाते हैं। तो कंपन करने का मतलब पिघलना। तो यहाँ पर ये तो बात सही है, जब ठोस को ऊष्मा प्रदान की जाती है तो वो पिघलना शुरू कर देता है। तो ये तो सही है, इसका मतलब डी यहाँ पर एलिमिनेट है। डी से हमें कोई रिलेशन अब नहीं रह गया। दूसरा कह रहा है ठोस कण गर्मी ग्रहण करने के बाद पिघलने शुरू कर देते हैं। ये तो बात सही है, अगर कोई कण जो है अगर गर्मी ग्रहण करेगा, ऊष्मा ग्रहण करेगा तो पिघलना तो शुरू करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब आर भी सही कह रहा है, आर भी सही है। तो इसका मतलब जो है ऑप्शन ए आपका सही जाएगा कि ए और आर दोनों ही सही बात बोल रहा है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। तो यहाँ पर ऑप्शन आप ए के साथ जा सकते हो। ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या सही है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आया है। क्वेश्चन है रीजनिंग के अंतर्गत। यहाँ पर अभिकथन ये कहता है ये कि गाढ़ कोशिका विशिष्ट एपिडेमिस कोशिका है। गाढ़ कोशिका जो है एक विशिष्ट एपिडेमिक कोशिका है और कारण इसका ये बताया जा रहा है कि स्टोमेटा पत्तियों की बाहर त्वचा में पाए जाते हैं। क्या ए आर का सही पुष्टिकरण कर रहा है? द क्वेश्चन है A guard cell are specialized in the epidermis cell. The stomata are found in the epidermis of leaves. Observations here: a guard cells are specialized epidermis cell, and the reason here, stomata are found in the epidermis of leaf. Know that question is very interesting. ऑप्शन तो आपका वही रहेगा कि दोनों ए आर और दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। बी कहेगा ए और आर सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। सी ए सत्य है लेकिन आर यहाँ गलत है और डी कहेगा ए गलत है लेकिन आर सही है। तो क्वेश्चन तो वही बनते हैं, लेकिन बात यहाँ पर ये हमारे समक्ष उठता है कि अभिकथन जो दिया है क्या उसका कारण यहाँ सही है। तो यहाँ पर देखिए गाढ़ कोशिकाएं विशिष्ट एपिडर्मस कोशिकाएं हैं।
क्या गार्ड कोशिका एक विशिष्ट एपिडर्मिस है? तो देखा जाए ये बात तो सही है, ये तो सही विकल्प है कि गार्ड कोशिका विशिष्ट एपिडर्मल कोशिका होती है। ठीक है, अब क्या इसका स्टोमेटा पत्तियों के बाहर त्वचा में पाए जाते हैं? अब देखिए क्वेश्चन एक अजीब सी बात आ गई, गार्ड कोशिका विशिष्ट एपिडर्मल कोशिका होती है, लेकिन यहाँ पर स्टोमेटा की बात आ गई कि स्टोमेटा पत्तियों के बाहर त्वचा में पाए जाते हैं। ये बात तो सही है, लेकिन स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। देखिए बात तो सही है कि स्टोमेटा पत्तियों के बाहर त्वचा में पाए जाते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया था अभिकथन में, गार्ड कोशिका विशिष्ट एपिडर्मिक कोशिका है, तो इसका मतलब ए और बी, ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन स्पष्टीकरण की बात आ रही है तो ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन क्या हो सकता है सही? ऑप्शन बी हो गया सही कि ए और आर दोनों ही सत्य हैं, दोनों में कोई डाउट नहीं कि गलत है, दोनों बात सही कह रहे हैं, लेकिन आर जो है ए का स्पष्टीकरण करने में सफल नहीं हुआ। तो इसका मतलब आप बी ऑप्शन के साथ जा सकते हो। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ये कहता है कि खरपतवार की उपस्थिति में फसल को खेत को प्रभावित करती है। ये बात तो सही है कि खरपतवार जो होती है वो काफ़ी पौधों को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, खरपतवार जो है पौधों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। कारण इसका ये बताया जा रहा है कि खरपतवार भोज्य स्थान और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। देखिए बात काफ़ी महत्वपूर्ण और ये भी बात काफ़ी दिलचस्प है और सोचने वाली बात है कि आखिर ऐसा क्यों। द क्वेश्चन है, the presence of weeds affect the crop field, and reason here, weeds compete for the food, space and light. Okay, the association C A here, the presence of weeds affect the crop field, and reasons here, the weeds compete for a food, space and light. तो ऑप्शन तो हमारा वही रहेगा, दोनों ए और सत्य है, आर ए का स्पष्टीकरण करता है, बी दोनों ए और आर सत्य है और आर ए का स्पष्टीकरण नहीं है, बी सी कहेगा ए सत्य है आर गलत है, और डी कहेगा ए गलत है और आर सत्य है। तो यहाँ पर तो समझने की बात आती है कि हम आखिर समझ क्या रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक बात तो यहाँ सही है, असलेशन अभिकथन सही कह रहा है कि खरपतवार की उपस्थिति यानी वीड्स की उपस्थिति के फसल को खेत को प्रभावित करते हैं। खरपतवार जो होते हैं पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि सारे न्यूट्रिशन जो है खरपतवार ले लेते हैं। ठीक है, इसलिए हमारे खेतों में खरपतवार नहीं होना चाहिए, वीड्स नहीं होना चाहिए। दूसरा है खरपतवार भोजन स्थान और प्रकाश को प्रतिस्पर्धा करते हैं। ये बात भी सही है, क्योंकि देखिए कंपटीशन हो जाता है, हमने जो पौधे ग्रोथ किए हैं उनमें और जो खरपतवार है दोनों में कंपटीशन होने लग जाते हैं कि जो है कौन जो है जितनी न्यूट्रिशन धरती से अधिक प्राप्त करेगा। मान लीजिए खरपतवार अधिक न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है तो आपको पौधों में नहीं मिलेगा, हमें तो पौधे चाहिए भाई, खरपतवार से हमें कोई रिलेशन नहीं है। तो यही बात आती है। देखिए यानी वीड खेत वाले में अवांछित पौधे होते हैं, यानी खरपतवार जो होते हैं किसी भी खेत में अवांछित पौधे होते हैं, यानी उसकी हमें ज़रूरत नहीं होती हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए जैथ्यून जो होती है ये भी एक खरपतवार है, प्रथिन्यून ये भी एक खरपतवार है, सैप्रोरस रोटियूस ये भी एक खरपतवार है, या मोथा, ठीक है मोथा भी जो है खरपतवार है। देखा जाए एंड्रस पोषक तत्व के सोख लेते हैं, और ये खरपतवार जो है खेतों के एंड्रस पोषक तत्वों को जो है अच्छे सोख लेते हैं और फसल की वृद्धि को कम कर देते हैं, इसलिए उन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको समझ में आ गया बात। तो इसका मतलब देखा जाए खरपतवार की उपस्थिति में फसल को खेत को प्रभावित करते बात सत्य है, और खरपतवार भोजन स्थान और प्रकाश को भी प्रतिस्पर्धा रहती है, तो ये भी बात सत्य है। तो यहाँ पर हमारा सी और डी तो एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए और बी रह गया।
अब आपको ये समझना है कि क्या ये जो है आर का स्पष्टीकरण कर पा रहा है। तो यहाँ देखा जाए तो कर रहा है। खरपतवार की उपस्थिति फसल के खेतों को प्रभावित करती है और खरपतवार भोजन स्थान और प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। तो इसका मतलब देखा जाए तो ऑप्शन आपका ए सही जाएगा। आप ऑप्शन ए के साथ जा सकते हो। ए ऑप्शन आपका सही गया।